हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। गाइज, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 के हाइट एंड डिस्टेंस। गाइज, जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं रिलेटेड टू एक्सरसाइज। जो आपकी नोटबुक में, एनसीईआरटी की नोटबुक में जो एक्सरसाइज है 9.1, उसके क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। साथ ही साथ में हम लोग वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को भी बात करेंगे, ठीक है, इनके अलावा भी, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, 6 या 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं और शॉर्ट में भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने इस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात की थी, उन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके हम यहाँ पर इस चैप्टर को भी कवर करेंगे। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि जो ये चैप्टर है ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर कैसे एप्लीकेशंस हमें मिलती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं इनडायरेक्ट वे, ठीक है ना गाइस। तो आप रेडी हो तो ठीक है, आप अपने पास अपनी एनसीईआरटी नोटबुक, रफ और पेन अपने पास ज़रूर रखें, जिससे कि आप हमारे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको और अच्छे से समझ में भी आएगा। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो कि आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड हैं और जो कि आपको पता भी होनी चाहिए, वो चीज़ें क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले फर्स्ट थिंग, आपने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो वहाँ राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने बात की थी, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात की थी। तो वहाँ पे जब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात की थी तो आपको पता है ये हाइपोटेन्यूस होती थी आपकी, ये आपका परपेंडिकुलर होता था और ये आपका बेस होता है अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। अगर ये एंगल हम कंसिडर करें तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस होती थी, ठीक है। इसी तरीके से गाइज, अगर हम मान लें कि हम किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपकी, जो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पे कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नीचे यहाँ पे आप ग्राउंड हो, ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है। आप यहाँ ग्राउंड पर खड़े हो, ठीक है, यहाँ ग्राउंड पे क्या आप खड़े हो, तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो किसको, इस ऑब्जेक्ट को। जब आप यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल, जो ये हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल से ये स्लाइड साइड होती है। कौन साइड होती है, स्लाइड साइड होती है। तो इस हॉरिजॉन्टल से स्लाइड साइड का जो एंगल ये फॉर्म होता है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। जब हम हॉरिजॉन्टल से किसी ऊपर, जब किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर रखते हैं, अगर किसी, जैसे मान लीजिए कि एक टावर है, इस टावर पर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई काइट, मतलब मान लीजिए कोई बर्ड है, ठीक है, कोई चिड़िया है जो यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है, और मैं यहाँ पर हूँ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर। मैं ग्राउंड से जब इस बर्ड को देखता हूँ तो मेरे द्वारा हॉरिजॉन्टल से जो एंगल फॉर्म होता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में, यानी कहने का मेरे मतलब ये है कि जब हम ग्राउंड से जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं ऐसे यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूँ और मैं ऊपर कुछ देखना चाहता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो मैं जब ऐसे करता हूँ तो जब हॉरिजॉन्टल से, मान लीजिए मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ जो मेरा एंगल बन रहा है, ये एंगल जो यहाँ से जो एंगल ये फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। वही चीज़ अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर ग्राउंड में किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि एक पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँगा। अब मैं बात करूँगा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं इस हॉरिजॉन्टल जो नीचे ग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट रखा हो इसको देखना चाहता हूँ। जब मैं ऊपर, कहाँ बैठा हूँ, ऊपर, मान लीजिए मैं ऊपर बैठा हूँ, ठीक है, ऊपर से मैं किसी चीज़ को नीचे की ओर देख रहा हूँ। जब नीचे की ओर देख रहा हूँ तो मेरा जो एंगल फॉर्म होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है और इस सरफेस से जब ये एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ से, ये वाला एंगल जो फॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए ये बुक है आपकी और ये सरफेस है। अब मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं ये देखिए, मान लीजिए ऐसे मैं यहाँ पे, ये ऐसे मैं देख रहा हूँ, ऐसे अगर मैं इसको देख रहा हूँ ऐसे, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा इनके बीच का, वो जो एंगल होगा वो एंगल आपका क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। कब, जब हम ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर देखेंगे। जब ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर देखते हैं तो जो एंगल फॉर्म होता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझ में आ गया गाइस अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम आगे की ओर तरफ अप्रोच करते हैं। तो ये हो गया आपका थीटा, मान लेते हैं ये आपका 5 हो गया, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जब नीचे से ऊपर की ओर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो एंगल फॉर्म होता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। जब ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर देखते हैं और जो एंगल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी है, बाकी की चीज़ें तो हम लोग नेक्स्ट से लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पर हम लोगों ने कवर की थी। उसी के बेसिक्स को हम यूज़ करेंगे और इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। बस इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको बस। बाकी का इस चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर के लिए एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है,
क्वेश्चन को रीड करना। आप क्वेश्चन को जितना अच्छे से रीड कर लोगे, उसको जितना अच्छे से फील कर पाओगे, जितने अच्छे से आप उसका डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे, उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी, बट सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को फील करना, उसका डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम बनाना। अब आप इतना कर ले जाते हो तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम रीड करते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। गाइस, आप लोगों ने बुक रखी हुई है ना अपने पास? ठीक है, चलिए देखिए मैं रीड करता हूँ। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ सर्कस इज क्लिम्बिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस है, उस सर्कस में क्या हो रहा है? सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लिम्बिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है, उस पर क्या कर रहा है? वो चढ़ रहा है, क्लिम्बिंग कर रहा है। विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब कि वो बोल रहा है कि ग्राउंड से किसी एक वर्टिकल टॉप, मतलब कि एक वर्टिकल हमारे पास क्या टॉप है, मान लीजिए कोई एक वर्टिकल टॉप ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है ये, और इसको क्या कर ले रहे हैं हम? ग्राउंड से क्या कर रहे हैं? जो यहाँ पर रोप है, उस रोप को ग्राउंड से इस वर्टिकल के टॉप से हम क्या कर दे रहे हैं? उसको टाइट कर दे रहे हैं। टाइट मतलब उसको टाइटली क्या कर दे रहे हैं? बांध दे रहे हैं, ठीक है, उसको अच्छे से, इसको अच्छे टाइटली से कर रहे हैं, इसे बांध दे रहे हैं। तो वो जो सर्कस आर्टिस्ट है वो क्या कर रहा है? इस पर क्लिम्ब कर रहा है, ऐसे, ठीक है, क्लिम्ब कर रहा है। और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है हमें? 20 मीटर लेंथ इसकी दी हुई है, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसमें क्या बोला गया है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ये क्या है हमारे पास? ये वर्टिकल पोल है। ये क्या है? ये वर्टिकल पोल है, ठीक है, वर्टिकल पोल। फिर उसके बाद क्या बोला गया है इसमें आपको? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब मुझे क्या करना है? इस पोल की हाइट फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी? इस पोल की मुझे हाइट फाइंड करनी कि इस पोल की हाइट क्या होगी, ठीक है। ये आपका क्या है? पोल है, ठीक है, ये पोल है आपका। इस वर्टिक्स की हमें क्या करनी है? हाइट फाइंड करनी है। ये भी बोला गया कि जो ये आपका रोप है, ये रोप जो है ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल फॉर्म कर रहा है, वो एंगल कितना आपके पास? 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, चलो इतनी अच्छी बात है, आपको इतना कुछ पता है, हमने इतना डायग्राम बना भी लिया। अब मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ, ABC नेमिंग कर देते हैं। ये हाइट मुझे फाइंड करनी है, ये हाइट कितनी होगी ये मुझे हाइट बतानी है, और उसके बाद में बस और कुछ नहीं बताना मुझे, बस रोप ऑफ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, मुझे इसकी हाइट बतानी है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस ट्रायंगल की हेल्प लेकर के सॉल्व करूँगा। अब मुझे पता है कि मुझे अगर ये हाइट निकालनी है तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हेल्प लूँगा। कैसे लूँगा? देखिएगा, अगर मैं tan थीटा लेता हूँ, क्या लेता हूँ? tan थीटा, तो tan 30 डिग्री लूँगा तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है कि नहीं? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो मैं हाइट तो नहीं निकाल सकता क्योंकि मुझे बेस नहीं पता, बट मुझे हाइपोटेन्यूज पता है, और हाइट निकालनी है। तो हमारे पास 2 अननोन है, तो हम एक अननोन निकाल सकते हैं, मतलब एक अननोन है और एक हमें वैल्यू पता है, तो हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का होता है साइन थीटा, तो हम जब वो दिया हुआ तो हम क्या लेंगे? बोलेंगे साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना यहाँ पर है? BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू में BC की वैल्यू कितनी यहाँ पर है? H है, और AC की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू हाइट H/20। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो H की वैल्यू जो यहाँ से आने वाली है वो आने वाली है 20/2 यानी कि 10 मीटर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका। आई बात समझ में ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि हाइट जो मिली आपको 10 मीटर मिल गई। तो ये आपका आंसर हो गया। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया होगा एग्जाम में, अगर पूछा जाएगा तो। बस सिंपली ऐसे ही करना है आपको सारे क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है डायग्राम को फॉर्म करना, डायग्राम को ड्रॉ करना और क्वेश्चन को रीड करना, 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं, क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है गाइस, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टोर्म, मतलब एक ट्री है जो कि ब्रेक्स हो जा रही है ड्यू टू स्टोर्म, मतलब तूफान के कारण। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट जो ब्रेकन, इसका जो ब्रोकन पार्ट है, जहाँ से ये ट्री जो है हमारी, जैसे ट्री होता है कोई ज़रूरी तो है नहीं वो जड़ से टूट जाएगी या जड़ से गिर गई। बोला गया है कि कहीं बीच से क्या हो गई? ब्रेक हो गई। ब्रेक होने पर जो इसका ब्रोकन पार्ट है, उस ब्रोकन पार्ट का क्या होता है? ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। मतलब कि बोला गया कि जब आपका ये इसका जो ब्रोकन पार्ट है, वो ब्रोकन पार्ट जब ग्राउंड पे गिरता है तो टच करता है ग्राउंड को जब टच करता है तो जिस एंगल पे टच करता है वो एंगल कितना आपका 30 डिग्री है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो ट्री है, ट्री का जो फुट है, ट्री के फुट से और जो एंगल जो ब्रेक हुआ है पार्ट, उस ब्रेक जब जो ट्री का पार्ट है जो ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद
एंगल फॉर्म किया, ऐसे झुक गया है, झुकने पे जो टच किया उसका टॉप जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट से ट्री के फुट तक की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 8 मीटर दी हुई है। फिर क्या बोला गया आपसे, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और मुझे ट्री की हाइट फाइंड करनी। ध्यान रखिएगा, ट्री की हाइट फाइंड करनी। तो गाइस देखिए हम कैसे करने वाले हैं। पहले तो हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्चुअल में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे, क्योंकि अभी तो फिलहाल थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा कुछ लोगों को, बट जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपका ट्री है, क्या है ये ट्री है। अगर ये ट्री है तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, आप समझिएगा इस बात को। ये ट्री का ग्राउंड है, मतलब फुट है ट्री का, ठीक है, ये आपका ट्री है। अब जब स्टॉर्म आया तो स्टॉर्म आने में मैंने बोला कि ये जो आपका ट्री यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। सॉरी, यहाँ से नहीं, हम इसको यहाँ से लेते हैं, यहाँ से क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। जब ये यहाँ से ब्रेक हुआ गाइस, तो ब्रेक होने पे क्या मैंने बोला कि ब्रेक होने पर ये कुछ ऐसा गिरा कि जो इसका ये टॉप है, ये जो इसका टॉप है, ये ग्राउंड से आकर के टच हो गया। ग्राउंड से क्या हो गया, टच हो गया, आकर के ग्राउंड से ऐसे टच हो गया। जब ये ग्राउंड से टच हो गया तो हमने ये देखा कि इसके जो ये पॉइंट है, जो इसका टॉप है, इसका जो ये टॉप है, जब ये ग्राउंड से टच किया तो यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 8 मीटर है। कितनी लेंथ है इसकी, 8 मीटर लेंथ है। ठीक है, यही तो बोला गया आपसे, यही तो बोला गया ना। अच्छा गाइस ये बताइए, अगर इसकी लेंथ 8 मीटर है और ये जो लेंथ है, ये लेंथ यही लेंथ तो आकर के यहाँ से टच की है ना। जो ये लेंथ थी हमारी ट्री की, यही लेंथ आकर के ऐसे झुक गई। जब स्टॉर्म आया तो यही लेंथ ऐसे आकर के क्या हो गई, ऐसे झुक गई। जब झुकी तो यहाँ से आकर के टच करके एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड से। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मैंने क्या मान लिया कि ये जो ट्री है, इस ट्री की जो टोटल हाइट है वो कितनी है, स्मॉल h है। ठीक, ये हमने अपनी तरफ से लेट कर दिया क्योंकि हमें इसी की वैल्यू बतानी है, हाइट की तो वैल्यू बतानी है ना। ठीक, अगर ये h है, ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या बोला गया हमसे कि 8 मीटर इसका वो दे दिया गया है लेंथ, बाकी इसमें और कोई चीज़ें आपको दी नहीं हुई हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, जब टोटल लेंथ h है, अब जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये भी होगी, क्योंकि यही इतना पार्ट जब ब्रेक हुआ वही तो आकर के यहाँ पे झुका हुआ है। तो मैंने बोला जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये भी होगी। अब मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ ABCD। ठीक, समझ में आ गई बात आपको। अच्छा, अगर ये पूरी लेंथ h है, इसकी ये पूरी लेंथ क्या है, h है, मुझे इतना पार्ट चाहिए, तो इतना पार्ट के लिए मैं क्या करूँगा, पूरे में से इतना माइनस कर दूंगा। इसको मैं मान लेता हूँ x, इसको क्या मान लेता हूँ, इतनी लेंथ क्या मान लेता हूँ x। अगर इतनी लेंथ x है तो मुझे ये चाहिए भी CD चाहिए, तो CD के लिए मैं क्या बोलूँगा, जो CD लेंथ होगी वो क्या होगी, h माइनस एक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, h माइनस एक्स। क्यों h माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि अगर ये पूरी लेंथ आपकी h है, आपको इतनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, इतने में से पूरे में से इतना माइनस कर दोगे तो h माइनस एक्स आपके पास बच जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं बोलूँ आपको इतना आपको मुझे ये पार्ट चाहिए, तो आप बोलोगे पूरे में से सर आप इतना पार्ट हटा दो, तो आपको ये पार्ट मिल जाएगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है, h में से आप x को हटा दीजिए, h माइनस एक्स, यानी जो ये वैल्यू बचेगी कितनी बचेगी, h माइनस एक्स बचेगी। अगर ये h माइनस एक्स है तो ये भी आपकी क्या होगी, h माइनस एक्स हो जाएगी, है कि नहीं। ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल गई। सब कुछ होने के बाद फाइनली हमारा डायग्राम पूरा ड्रॉ हो गया अच्छे से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिएगा, हमें हाइट फाइंड करनी है। ठीक, हाइट के लिए हमें h किसकी वैल्यू चाहिए, हाइट के लिए हमें x चाहिए होगा, तो x निकालते हैं। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे tan थीटा। अगर हम tan थीटा की बात करें तो थीटा कितना यहाँ पर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बेस है, तो यहाँ पे BC अपॉन में हो जाएगा आपके पास BC अपॉन में AB, और BC की जो वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी है, x है, और AB वैल्यू कितनी 8 है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 इक्वल टू में x अपॉन में 8। तो गाइस यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन में √3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम लेंगे इसको और इसको, हम चाहते हैं h माइनस एक्स और 8 मीटर को लें, या फिर हम इसको भी ले सकते हैं, x की वैल्यू तो हमें मिल गई है, बट आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, चाहे आप जिसको चाहो। आप चाहो तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लो, चाहे साइन थीटा लो, चाहे कॉस थीटा लो, जो आपको सही लगे। तो हम ले रहे हैं कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी AB अपॉन में AC, और AB की वैल्यू गाइस यहाँ पर कितनी 8 है, और AC की वैल्यू है h माइनस एक्स। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2। ठीक, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, √3 अपॉन में 2 इक्वल टू में 8 अपॉन में h माइनस एक्स। h को ऐसे रहने देते हैं, माइनस x की वैल्यू कितनी आई है 8 अपॉन में √3 वैल्यू यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, या तो हम ये कर सकते हैं कि ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है सब कुछ ठीक है, आप चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। तो अब इसको और सॉल्व करते हैं। ये 8 है अपॉन में, जब एलसीएम लोगे आप तो आएगा h √3 माइनस का 8 अपॉन में
√3 आपको ये ऐसा कुछ मिलेगा। अब इसको आप और इवेल्युएट करेंगे तो आपको मिलेगा 8√3 अपॉन में h √3 माइनस का 8। फाइनली जो √3/2 इज मिला आपको ये मिल गया। अब इसको और यहाँ पे देखिए सॉल्व करता हूँ मैं, तो यहाँ मिल गया है हमें √3/2 इज में 8√3 अपॉन में h √3 माइनस का 8। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसका इससे और इसका इससे, तो क्या मिलेगा h √3 इंटू में √3 माइनस का 8 √3 इज में 2 8 जा 16 √3 हो जाएगा, ठीक। अब h √3 है तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3h माइनस का 8 √3 इज में 16 √3। तो यहाँ से हम बोलेंगे 3h इज माइनस का 8 √3 उधर जा करके प्लस का हो जाएगा, तो 16 √3 प्लस का 8 √3 तो हो जाएगा 16 और 4 हो जाएगा 24 √3 3h इज में। तो यहाँ से h की वैल्यू चाहिए कितनी आ जाएगी 24 अपॉन में 3 √3 3 बन जाती है 3 8 24। तो यहाँ से h की वैल्यू जो फाइनली आपको मिली वो 8√3 मीटर मिलेगी। ये आ गई आपकी वैल्यू h की, ठीक। तो हाइट ऑफ द जो ट्री है, जो ट्री की टोटल हाइट है वो कितनी है आपकी 8√3 मीटर है। अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन में अगर √3 की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पर √3 की वैल्यू नहीं दी हुई है। अगर क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू दी होती तो आप क्या करते, √3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करके 8 का उससे मल्टीप्लाई करके फाइनली आपकी h की वैल्यू आ जाती, ठीक। बट वैल्यू नहीं दी हुई इसलिए हम इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। एग्जाम में भी अगर एग्जाम में आपके इस क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे बोलता है कि √3 इज में समथिंग यानी मान लीजिए होती वैल्यू है इसकी 1.732 अगर दे देता है तो आप क्या करेंगे इस √3 की वैल्यू पुट करके सॉल्व के तब फाइनल आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। तो गाइस ये रहा क्वेश्चन आपका, इसको ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप एक बार रीड कर लीजिए, देखिए समझ में आ रहा है आपको कुछ कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन जब तक अच्छे से क्लियर ना समझ में आ जाए आप उसको सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि करेंगे फ़ायदा क्या है, थोड़ा गलत होगा, बट कोशिश कर सकते हैं आप, हो सकता है कभी तो सही होगा ये क्वेश्चन, हार नहीं मानना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना क्या है, पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो बनाना चाहता है कि एक दो स्लाइड्स बनाना चाहता है। जैसे आपने कभी देखा होगा पार्क में जो स्लाइड्स फिसलने वाले जो झूले नहीं होते हैं, झूला है कभी कि नहीं, झूला है ना, हाँ। तो जो फिसलने वाले झूले होते हैं उनको बनाने की बात कर रहा है वो। तो उनको जब बनाने की बात कर रहा है तो क्या बोल रहा है ये कि फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 ईयर से कम के एज के जो बच्चे हैं उनके लिए सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। यानी कि उन्होंने 2 स्लाइड्स बनाने की बात की, उसमें से जो 5 वर्ष से जो 5 ईयर्स के कम के एज के होंगे उनके लिए 1.5 मीटर लॉन्ग स्लाइड्स के लिए बनवाया है उन्होंने। और उसके बाद क्या बोला गया इसमें, इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उसको कितने एंगल पे इंक्लाइंड किया, हॉरिजॉन्टल से उसको 30 डिग्री पर इंक्लाइंड किया गया। फिर क्या बोला गया, टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रंस के लिए सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। उसकी जो लेंथ यानी जो उसकी हाइट होगी, एल्डर्स के लिए जो हम बनाएंगे स्लाइड्स उसकी जो हाइट होगी वो होगी 3 मीटर। और उसके बाद क्या बोला गया, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, उसको इंक्लाइंड कितने भी किया गया, 60 डिग्री पर इंक्लाइंड किया गया है। टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो दोनों केस में स्लाइड्स की लेंथ क्या होगी, बात समझ आ गई। मतलब क्या बोला गया, शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो हमें स्लाइड की लेंथ बतानी। स्लाइड की लेंथ का मतलब क्या समझिएगा, देखिए हम 2 केसेस बनाते हैं। पहले केस में जब बच्चे 5 ईयर से कम के हैं तब के लिए मैं ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। ये रहा, ये कितना हमारा होना चाहिए, 1.5 मीटर होनी चाहिए, हाइट है, ठीक है, ये हाइट है उसकी, ये कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर होनी चाहिए। और ये आपकी स्लाइड्स है, इसी तो हम स्लाइड्स यहाँ से चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद यहाँ से हम स्लाइड करते हैं। जब यहाँ से स्लाइड करते हैं तो इसकी लेंथ हमें बतानी है कि ये कितनी होगी, तो हम इसको नेमिंग कर देते हैं ABC, इसकी नेमिंग कर देते हैं। और जो ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री, ठीक, कितना बना रहा है, 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम x मान लेते हैं, इसकी हमें वैल्यू बतानी है इसमें, ठीक है। ये तो बोला गया ना कि जब हम ये किसके लिए, फॉर मतलब कि जो चिल्ड्रन है जिनकी एज 5 ईयर से क्या है, बिलो है,
ठीक है, ये उनके लिए है। अब जो एल्डर हैं उनके लिए ये कितना है 3 मीटर बोला गया हमसे, ठीक है। और एंगल कितना फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री, ठीक, ABC, ठीक है। और इसको भी हम मान लेते हैं एक्स डैश, ठीक। तो ये हमें दिया गया है, ये किसके लिए है, ये एल्डर्स के लिए है, ठीक है। अब चलिए दोनों को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो हम अगर हम sin 30 डिग्री कंसीडर करेंगे। अगर हम sin 30 डिग्री कंसीडर करें तो sin 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है BC है और हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास है x है। तो BC की वैल्यू कितनी है 1.5 मीटर अपॉन में x, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू में 1.5 अपॉन में x। तो गाइस यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1.5 इंटू में 2 यानी कि 3 मीटर, ठीक। 3 मीटर होगी आपकी स्लाइड्स होगी, उसकी लेंथ होगी किसके लिए, फॉर 5 जो बच्चे हैं जिनकी एज 5 ईयर से कम होगी उनके लिए। अच्छा, इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ से हम क्या कंसिडर करेंगे, sin 60 डिग्री यहाँ पर भी कंसिडर करेंगे। तो sin 60 डिग्री इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना होगा BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है AC, और BC की वैल्यू यहाँ पर है 3 और AC की वैल्यू यहाँ पर x डैश। sin 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2 इक्वल टू में 3 अपॉन में x डैश। अब x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x डैश √3 इक्वल टू 2 3 6। तो यहाँ से x डैश की जो वैल्यू आएगी 6 अपॉन में √3 आएगी। √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम डिनोमिनेटर में √3 लेना पसंद नहीं करते हैं, या फिर हम उसको √3 नीचे रखना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ जाएगा 6 √3 अपॉन में 3 इक्वल टू में 3 1 3 3 2 6। और आपकी जो वैल्यू फाइनल मिली वो 2√3 मीटर मिली, यानी कि जो x डैश की वैल्यू आएगी वो आएगी 2√3 मीटर। तो ये आ गया आपके दोनों केसेस में, फर्स्ट केस में ये और सेकंड केस आपका ये रहा। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। आया समझ में ना, पक्का, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आप रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। आप जितने अच्छे से क्वेश्चन रीड कर ले जाओ उतना आपके लिए अच्छा है, जैसा मैंने पहले भी बोला आपसे, ठीक है ना। अब देखो द एंगल ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 हम रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, यानी कि जो टावर का टॉप है उस टॉप से हम क्या बना रहे हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। विच इज़ 30 मीटर, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो पॉइंट है ग्राउंड पे, मतलब कि जहाँ से हम देख रहे हैं उस टावर के टॉप को, उस पॉइंट से टावर के फुट तक की जो लेंथ है वो कितनी है 30 मीटर है। विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर के फुट से 30 मीटर क्या है, अवे है, दूर है। उसके बाद क्या बोला गया, फुट ऑफ द टावर इस 30 डिग्री, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट फाइंड की, बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास ये एक टावर है, इस टावर से ये जो टावर का टॉप है, इस टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड का, उसके बारे में बात करनी है हमें। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ से इसके फुट तक की जो लेंथ है वो कितनी है 30 मीटर है, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है यहाँ पर वो कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। ये A, B और C है, इतनी चीज़ें आपको दी हुई हैं। देख लेते हैं एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। 30 मीटर 30 डिग्री, बस इतना ही दिया हुआ है आपको। आपको क्या बताना है, टावर की हाइट बतानी है। जो टावर है इसकी हमें हाइट बतानी है, जिसको हमने लेट कर लिया स्मॉल h, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम बोलेंगे हम क्या कंसीडर करना है 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन में बेस यानी AB, और BC की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपके पास है h, और AB की वैल्यू कितनी है 30। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 इक्वल टू में h अपॉन में 30। तो यहाँ से हो जाएगा 30 अपॉन में √3 इक्वल टू में h। तो h इक्वल टू में कितना आएगा 30 अपॉन में √3 इंटू में √3 अपॉन में √3। यहाँ से हो जाएगा गाइस 30 √3 अपॉन में 3 इंटू 3 3 10 30। तो ओवरऑल जो वैल्यू आई फाइनली आपकी 10 √3 मीटर आएगी। तो हाइट की वैल्यू आ गई आपकी 10 √3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है तो √3 की वैल्यू पुट करके आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ले सकते हैं।
सिंपल ऐसे ही करना है क्वेश्चन आपको। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन को रीड करना और डायग्राम को बनाना, यही दो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आपने दो काम अच्छे से कर लिया तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई ना बात। तो चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, मतलब आज के लेक्चर के लिए लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है गाइस आपका? क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट। क्या कर रहा है? एक काइट है जो कि फ्लाई कर रही है। क्या कर रही है? फ्लाई कर रही है किसी एक हाइट पर। अब वो हाइट क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर अबव पर एक काइट क्या कर रही है? फ्लाई कर रही है। फिर क्या बोला गया है? द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से क्या किया गया, उस काइट के, मतलब हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, उस स्ट्रिंग काइट में बंधी हुई है, उसको हमने क्या कर दिया? टाइट कर दिया। कहाँ से? ग्राउंड के किसी पॉइंट से। जब कैसे टाइट किया है? कायदे से स्ट्रेच करके। ठीक है, फिर क्या बोला गया है? द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो इंक्लिनेशन बन रहा है उस स्ट्रिंग का ग्राउंड से, वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। स्लैग मतलब क्या होता है? कोई इसमें लूज नहीं है, लूज मतलब लूजलेस है, वो मतलब एकदम टाइट है, आपकी जो स्ट्रिंग एकदम टाइट है। ठीक है, अगर वो टाइट है तो हमें क्या फाइंड करना है? इसमें लेंथ फाइंड करनी है स्ट्रिंग की। ठीक है, मान लीजिए कोई काइट है यहाँ पर आपकी उड़ रही है। ठीक है, और ये स्ट्रिंग है, ये क्या है? ये आपकी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे क्या है? काइट है। ठीक है, A B C। उसके बाद क्या बोला गया यहाँ पर आपको? फ्लाइंग हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से कितने ऊपर है? 60 मीटर। तो ये 60 मीटर अबव ग्राउंड हो गया, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कितना आपका? 60 डिग्री है। बस इतनी चीज़ें आपको दी हुई हैं, और आपसे बोला है कि आप हमें लेंथ बता दो। मैं कहूँगा ठीक, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमें स्ट्रिंग चाहिए, ये परपेंडिकुलर दिया हो तो हम क्या लगाएंगे? साइन 60 लगा देंगे। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कितना यहाँ पर है? ABC, यानी कि BC अपॉन में हाइपोटेनस आपका पास है AC। BC की वैल्यू है आपके पास 60 मीटर, और AC की वैल्यू कितनी है आपको? AC की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या कर लेते हैं? AC ही रखते हैं, या फिर मान लेते हैं कि ये हमारे पास कितना है? X है। ये हो गया X। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 60 अपॉन में x। यहाँ से x चाहिए तो x इज इक्वल टू में हो जाएगा आपके पास 60 अपॉन में √3। देखिए यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, 2 इधर डिवाइड में तो इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू मिलने वाला क्या आपको? 60 इंटू में 2 अपॉन में √3 इंटू में √3 अपॉन में √3। तो √3 बन जाए √3, ये कितना हो जाएगा? 20। x इज इक्वल टू 2 + 4 यानी 40 मीटर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 मीटर। यानी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 मीटर हो गया। ठीक, तो गाइज आज के जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए, जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी और अच्छे होने वाले हैं, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे क्वेश्चंस में आपको और अच्छा लगे और मज़ा आए आपको पढ़ने में। ओके, गुड बाय।